इंडिया का रेलवे नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क्स में से एक है, जहां हर रोज 22,000 से ज्यादा ट्रेन दौड़ती हैं। इसमें से 13,500 ट्रेन पैसेंजर्स की चलती हैं डेली और 84,800 से ज्यादा कोचेस होते हैं उसमें। देश और दुनिया की कई मेजर कंपनीज और फैक्ट्रीज इन कोचेस को बनाती हैं, जिनमें सबसे ऊपर नाम आता है ICF का, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। ये आज दुनिया की सबसे बड़ी पैसेंजर कोच मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है और अकेले ही 4,000 से ज्यादा कोचेस प्रोड्यूस करती है हर साल। साथ ही साथ ये 10 से ज्यादा देशों में कोचेस को एक्सपोर्ट भी कर चुके हैं। आज ICF ना सिर्फ रेलवे कोचेस बल्कि ओवरऑल इंडियन मैन्युफैक्चरिंग का एक अहम भाग बन चुका है। इंडियन रेलवे जो इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी सबसे बड़ी कस्टमर है। कोचेस के साथ EMUs भी, कोलकाता मेट्रो कोचेस, LHB कोचेस, MEMUs, वंदे भारत और अमृत भारत सब इधर ही बनती हैं। हमें इस फैक्ट्री का एक एक्सक्लूसिव एक्सेस मिला, जहां अंडर प्रोडक्शन वंदे भारत ट्रेन में जाने का मौका भी मिला और देखने को मिला कि वो कैसे बनती हैं। वेलकम टू इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। यहाँ पर वंदे भारत ट्रेन बनती हैं, LHB कोचेस बनते हैं और हर टाइप के इक्विपमेंट्स बनते हैं जो हम इंडियन रेलवेज में बहुत ही अच्छे से जानते हैं। उसके बारे में डिटेल में हम कवर करेंगे आगे इस वीडियो में, तो एंड तक देखना ना भूलें। ICF के अलावा भी जो रेलवे मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री है इंडिया में, वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है नई ट्रेन्स और रूट्स के खुलने से। ये हर साल 6,000 से ज़्यादा कोचेस और 800 से ज़्यादा लोकोज बनाते हैं और इस नंबर को और बढ़ाने का प्लान है इंडियन रेलवेज का। ये एक नया चैप्टर लाएगा रेलवेज में जो काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है। लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग बेस कैसे सेटअप हुआ, कैसे इंडियन रेलवेज में धीरे धीरे सेल्फ रिलायंस आ रहा है, इस सब के बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जब रेलवेज को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया, तब ट्रेन्स ब्रिटेन से ही बनकर आती थी। इधर इंजीनियरिंग का जनरल बेस बनना शुरू हुआ 1788 में, जब कलकत्ता में ब्रीन एंड कंपनी एस्टैब्लिश हुई। 1820 में इंग्लिश मैन्युफैक्चरिंग फर्म बटली कंपनी के फाउंडर्स में से एक इंग्लिश सिविल इंजीनियर विलियम जेसप ने ब्रीन एंड कंपनी को एक्वायर कर लिया और उसका नाम रखा जेसप एंड कंपनी। ये आगे चलकर देश के सबसे इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग फर्म्स में से एक बन पाई। 1832 में इंग्लैंड में ही एक लोकोमोटिव बिल्डर द वल्कन फाउंड्री लिमिटेड नाम से एस्टैब्लिश हुई, जिसने इंडिया में इस्तेमाल होने वाले अनेक लोकोमोटिव्स को डेवलप और मैन्युफैक्चर किया। बाद में ये इंग्लिश इलेक्ट्रिक कंपनी के साथ मिलकर लोकोज डेवलप करने लगे। उस समय जो लोकोमोटिव्स की नेमिंग कन्वेंशन एस्टैब्लिश हुई थी, वो आज भी इंडिया में इस्तेमाल होती है, जिसमें गेज, पावर, ट्रैफिक और जनरेशन नंबर मेंशन किए जाते हैं। जैसे एक ब्रॉड गेज AC करंट पावर्ड पैसेंजर ट्रैफिक वाला फर्स्ट जनरेशन लोकोमोटिव, उसको नाम दिया जाता है WAP-1। चेन्नई में ICF के बनने का महत्व तब समझ आता है जब हम देखें कि देश की पहली रेलवे लाइन भी इधर ही बिछाई गई थी, जो कि तब मैड्रास होता था। 1835 में रेड हिल से चिंताद्रिपेट के बीच ट्रेन चली थी, जो सिर्फ सामान लाने ले जाने का काम करती थी, पैसेंजर्स नहीं। देश की पहली रेलवे कंपनी भी इधर ही एस्टैब्लिश हुई, मैड्रास रेलवे कंपनी नाम से। फिर जब बाद में मुंबई से थाने के बीच पहली पैसेंजर रेल लाइन बिछाई ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी ने, तब उन्हें स्टीम लोकोमोटिव्स की जरूरत पड़ने लगी। उसके लिए उन्होंने इंग्लैंड से वल्कन फाउंड्री के बनाए लोकोज इंपोर्ट किए। पहली ट्रेन में 400 पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया 14 कैरेजेस में, जिसे 3 स्टीम लोकोमोटिव्स कैरी कर रही थी, साहिब, सिंध और सुल्तान नाम से। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए हमारी वीडियो इंडियन रेलवेज देखें आई बटन पर क्लिक करके। अब इस लाइन की सफलता के बाद कई और रूट्स बिछाए जाने लगे, जिससे लोकोमोटिव्स की डिमांड भी बढ़ी। सारे लोकोज इंग्लैंड से लाए जाते, लेकिन उन्हें मेंटेन और सर्विस करने की जगह नहीं थी उनके पास। तभी 1862 में देश की पहली रेलवे वर्कशॉप ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी ने एस्टैब्लिश की, जमालपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप। पहले तो ये हावड़ा में बनी थी, लेकिन खुलने के 8 साल के अंदर ही इसे शिफ्ट कर दिया गया जमालपुर, बिहार में। इंपोर्टेड रोलिंग स्टॉक को यहाँ लाया जाता सर्विस और रिपेयर्स के लिए, और आज भी ये देश की सबसे बड़ी रेलवे वर्कशॉप है। इसके बाद वेस्ट बंगाल के कांचड़ापाड़ा में एक और वर्कशॉप बनी, जो ज्यादातर स्टीम लोकोमोटिव्स और वुडन बॉडी कैरेजेस और वैगन्स को ओवरऑल करने का काम करने लगी। कुछ साल बाद मुंबई के लोअर परेल में बॉम्बे, बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडिया रेलवे ने कैरेज रिपेयर वर्कशॉप को खोला, जो पैसेंजर मेन लाइन कोचेस को रिपेयर और ओवरऑल करने लगी। साथ ही व्हील सेट्स और लोकोज भी बनाना शुरू किया कुछ समय बाद। 1890s में रेलवे कंपनीज ने इंग्लैंड के अलावा जर्मनी और USA से भी लोकोज को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि तब ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स को कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था फैक्ट्रीज में सामान की कमी होने से। इसी दौरान देश में अपनी लोकोमोटिव्स बनाने के बारे में भी सोचा जाने लगा, जो ज्यादा सस्ता भी पड़ेगा इंपोर्ट करने से। तभी 1895 में देश का पहला लोकोमोटिव बनाया गया राजपुताना मालवा रेलवे की अजमेर वर्कशॉप में।
इसका डिजाइन लेकिन यूके की डब्स एंड कंपनी ने किया, जो उसका एक F क्लास स्टीम लोकोमोटिव था। सदर्न इंडिया में भी नागापट्टिनम में एक लोको वर्कशॉप चालू हुई, जो बाद में तिरुचिरापल्ली में शिफ्ट कर दी गई। इसका नाम अब है गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप। जमालपुर वर्कशॉप भी अपने खुद के लोकोज प्रोड्यूस करने लगी इसी दौरान। 1913 में यूके की ब्रेथवेट एंड कंपनी ने अपनी इंडियन सब्सिडरी खोली, जो आज एक इंडियन PSU की तरह काम करती है, जिसमें रेलवे वैगन्स के साथ क्रेन्स और दूसरी मशीन्स भी बनाई जाती हैं। इस तरह से देश में रेलवे मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत हुई। अब तक मैन्युफैक्चरिंग बेस मेनली स्टीम लोकोज और वुडन वैगन्स के लिए बना था, लेकिन जल्दी इलेक्ट्रिक और डीजल लोकोज भी बनने लगी। ये लोकोज कैसे काम करती हैं, इनके बारे में और जानने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। जब 1922 में ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने अपनी लाइंस को इलेक्ट्रीफाई करना शुरू कर दिया, तब से ही इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स की जरूरत बढ़ गई। इसके रीजंस थे सह्याद्री पर एक्सप्रेस ट्रेन चलाना, जिनकी स्पीड 137 किलोमीटर तक जा पहुंचे, जो उस समय के हिसाब से भी बहुत तेज थी। देश की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन बॉम्बे के विक्टोरिया टर्मिनस और कूला के बीच चली, जिसे 1.5 किलोवोल्ट DC ट्रैक्शन पर स्विस लोकोमोटिव एंड मशीन वर्क्स का एक 2400 हॉर्स पावर वाला लोकोमोटिव पावर दे रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 के समय एलाइड आर्मी ने बॉम्बे, कैलकाटा और कराची के पोर्ट्स का कंट्रोल काफी हद तक ले लिया था, ताकि ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा एफिशिएंट तरीके से हो सके। 50 जनरल इलेक्ट्रिक के बने बोबो डीजल लोकोज इंपोर्ट किए गए इन पोर्ट्स पर शंटिंग ऑपरेशंस के लिए। इसी दौरान पहले 20 किलोवोल्ट AC और बाद में 25 किलोवोल्ट AC इलेक्ट्रिक लोकोज डेवलप होने लगे, मेजरली फ्रांस में। 25 किलोवोल्ट एक ऐसा ऑप्टिमल पॉइंट पाया गया कि जिससे ज्यादा हायर वोल्टेज प्रोड्यूस करने से बड़ी इंफ्रा कॉस्ट के मुकाबले एफिशिएंसी इतनी नहीं बढ़ती। ज्यादा वोल्टेज वायर्स को ऊंचा बनाना पड़ता है सेफ्टी रीजन से, क्योंकि उसकी बिजली का झटका ज्यादा तेज लगता है और जान जा सकती है लोगों की। इसीलिए 25 किलोवोल्ट को चूज किया गया, जो कि आज तक एक स्टैंडर्ड बना हुआ है। इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने रेलवे इक्विपमेंट के इंपोर्ट को कम करने और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए, जैसे रिपेयर, ओवरऑल अपग्रेड के लिए और ज्यादा वर्कशॉप्स को एस्टैब्लिश किया गया। इसके साथ ही स्टीम लोकोज का फेज आउट करना शुरू किया, जिससे इलेक्ट्रिक और डीजल लोकोज रिप्लेस करने लगी। इस दौरान जहां लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे जोर दिया जा रहा था, फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स पर डिपेंडेंस बरकरार रही। इसको कम करने के लिए चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री को स्थापित किया गया। ये दोनों ही आगे चलकर बहुत बड़ी वर्कशॉप्स बनी। चित्तरंजन लोको वर्क्स 1950 में खुली चित्तरंजन शहर में, जो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। उसी समय जब मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड रेलवेज N गोपालास्वामी अयंगर ने देश में कोच फैक्ट्री को सेटअप करने का इरादा सामने रखा, तब एक इंडियन डेलीगेशन को स्विट्जरलैंड की स्विस कार्स एंड एलिवेटर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन में भेजा, जहां से वो टेक्निकल असिस्टेंस और कोच बिल्डिंग टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर के लिए एग्रीमेंट साइन करके आए। इस कंपनी ने एक बेसिक स्टील शेल प्रोटोटाइप डिजाइन किया, जिसके ऊपर देश में कोचेस बनने शुरू हो पाए। 1951 में तब मद्रास के पेरम्बूर सबर्ब में इसके मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री ICF को एस्टैब्लिश किया, जिसको सेटअप करने के लिए टूल्स और मशीन्स भी इन्होंने सप्लाई किए थे। 4 साल बाद 1955 में ICF ने अपना पहला कोच प्रोड्यूस किया। ये एक पैसेंजर कोच था, जो इंडियन रेलवेज की ज्यादातर लाइंस पर यूज होने लगा। धीरे धीरे ICF ने कोचेस की प्रोडक्शन को काफी हद तक हैंडल करना शुरू कर दिया, जो देश भर में दौड़ने लगी। लेकिन लोकोज को अभी भी मोस्टली इंपोर्ट ही किया जा रहा था, देश में बनाने के ज्यादा उपाय नहीं थे। US की एल्को, जनरल मोटर्स, ब्रिटेन की वर्कन फाउंड्री, इंग्लिश इलेक्ट्रिक, जर्मनी की हेंशेल, क्रॉस मैफाई, जापान की मित्सुबिशी, हिताची और फ्रांस की एस्टम पर इनकी डिपेंडेंसी बनी रही। 1956 में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL को स्थापित किया गया, जो रेलवेज के लिए ट्रैक्शन मोटर्स और बाकी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स भी बनाने लगे। इसी दौरान स्टीम इंजन्स को भी फेज आउट करना शुरू किया गया डीजल और इलेक्ट्रिक के फेवर में, क्योंकि वो ज्यादा एफिशिएंट और कम पॉल्यूशन फैलाते हैं। इलेक्ट्रिक लोकोज के लिए रेलवेज को काफी रूट पर ओवरहेड वायर्स लगानी थी, तो उन्होंने उसके लिए फ्रांस के SNCF के साथ कंसल्टेशन की और उन्हें पाया कि 25 किलोवोल्ट ही बेस्ट इलेक्ट्रिक स्टैंडर्ड होगा देश के लिए, और इसे फिर जल्द ही इलेक्ट्रीफाई करने लग गए। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स के अलावा EMUs यानी इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स भी बनाई जाने लगी। देश में पहली EMU 1959 में जेसप एंड कंपनी ने बनाई। EMU में एक स्पेशल लोकोमोटिव की जरूरत नहीं होती, हर ट्रेन में कुछ कोचेस के व्हील्स पर मोटर लगाई होती हैं, जो उसे चलाने में काम करती हैं। एक स्पेशल इंजन की जरूरत नहीं पड़ती स्टार्टिंग में, जैसे आजकल की ट्रेन्स, मेट्रोज वगैरह सब EMUs ही हैं। इसी मॉडर्नाइजेशन के चलते पुराने लोकोज को रिटायर किया जाने लगा 1960s में, जो कि ब्रिटिश पीरियड से चल रहे थे। स्टीम इंजन्स को भी पूरी तरह से फेज आउट करने का टारगेट से उन्होंने काम शुरू किया और उसके रिप्लेसमेंट के लिए इंपोर्टेड और लोकली बने दोनों तरह के लोकोज इस्तेमाल किए जाने लगे। इंडिया में बने कोचेस की डिमांड धीरे धीरे देश के बाहर से भी आने लगी, जब पहला ऑर्डर उन्हें मिला थाईलैंड से। एक्सपोर्ट शुरू हुई जल्द ही, जिससे मैन्युफैक्चरर्स को अपना आउटपुट भी बढ़ाना पड़ा। चित्तरंजन लोको वर्क्स ने भी
इसी दौरान देश में डेवलप और बिल्ड होने वाली पहली लोकोमोटिव तैयार की 1956 में। ये WCM-5 क्लास 1.5 किलोवोल्ट डीसी इलेक्ट्रिक लोको थी, लोकमान्य नाम से। अगले कुछ सालों में उन्होंने ऐसी 21 लोकोज बनाई देश के रेल नेटवर्क के लिए। ये भी एक बड़ी जीत साबित हुई इंडियन इंजीनियरिंग के लिए। 1962 में एल्को ने इंडियन रेलवेज के लिए WDM-2 क्लास ब्रॉड गेज डीजल इलेक्ट्रिक लोकोज बनाई, जो देश में यूज होने वाली सबसे सक्सेसफुल लोकोज में से एक बन गई। हालांकि 7 साल बाद एल्को खुद बैंकरप्ट हुई, लेकिन अपने WDM-2 डिजाइन को उन्होंने BLW यानी बनारस लोकोमोटिव वर्क्स को दिया अडॉप्ट करने के लिए, और इनकी प्रोडक्शन चलती रही 1998 तक। आज तक 2700 से भी ज्यादा WDM-2 लोकोज बनाई जा चुकी हैं, और न सिर्फ इंडिया में बल्कि इन्हें श्रीलंका और बांग्लादेश में भी एक्सपोर्ट किया गया है। इसकी सफलता देखते हुए इसके डिजाइन को कई दूसरे लोकोज को डेवलप करने में भी इस्तेमाल किया गया है। 1960s एक एक्साइटिंग टाइम था रेलवेज के लिए। पहले तो BEML भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड PSU एस्टैब्लिश हुई, जो कुछ टाइप के कंप्लीट ट्रेन सेट्स यूजुअली EMUs बनाती है, जिसमें मेट्रो भी शामिल है। और इसके 3 साल बाद ICF को उसका पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला थाईलैंड से 47 बोगीज का। इसके बाद से ऑर्डर्स की भरमार हो गई उनके पास, और वो आज तक 800 से ज्यादा बोगीज और कोचेस को एक्सपोर्ट कर चुके हैं। देश की पहली मेट्रो कोलकाता में जब बनाई जा रही थी, तब उसके लिए ट्रेन्स ICF और BHEL को बनाने का ऑर्डर दिया गया, जो कि पूरी इलेक्ट्रिक बननी थी। ICF ने अपनी 1000 सीरीज को BHEL के साथ मिलकर डेवलप किया 750 वोल्ट DC थर्ड रेल के साथ, यानी इसमें ओवरहेड वायर्स ना होकर ट्रैक्स के साथ तीसरी रेल मौजूद होती है, जिससे पावर ट्रेन तक पहुंचाई जा सकती है। ये वन ऑफ द फर्स्ट टाइम था कि इंडिया में थर्ड रेल इस्तेमाल हुई हो। इसी समय देश की पहली डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक पैसेंजर लोकोज भी बनाई जाने लगी। 1995 में इंडियन रेलवेज ने मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट यानी MEMU नाम की शॉर्ट और मीडियम डिस्टेंस रूट के लिए 25 किलोवोल्ट AC ट्रेन चलानी शुरू की। उनका प्लान है अब सभी ट्रेन को MEMU से रिप्लेस करने का, स्पेशली लोकोमोटिव वाली इंटरसिटी ट्रेन। MEMUs को मेनली RCF और ICF में बनाया जाने लगा। RCF है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में। अगले कुछ सालों में प्रोडक्शन को बढ़ाने और नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के लिए यूरोपियन, अमेरिकन, जापानीज और कोरियन फर्म्स के साथ ज्वाइंट वेंचर्स किए कई इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने। नई चीजें सीखकर इधर इंप्लीमेंट करना शुरू किया, जिससे इनकी एफिशिएंसी बढ़ी। जब अर्ली 1990s में इंडियन रेलवेज ने नए पैसेंजर कोच डिजाइन को ढूंढना शुरू किया, जो ICF कोच से हल्का, तेज और एग्जिस्टिंग ट्रैक्स पर ही 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सके, तो जर्मन कंपनी लिंक हॉफमैन बुश, जो एस्टम की सब्सिडरी थी, इसके डिजाइन को चुना गया। इन्हें फिर नाम दिया गया LHB कोच। पहले इन्हें इंपोर्ट किया गया, फिर इनका प्रोडक्शन शुरू हुआ 2002 में कपूरथला RCF में, जिसके 1 साल के बाद इसे मुंबई न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में इस्तेमाल किया गया। ये इतनी पॉपुलर हुई कि सारे पुराने कोचेस को इससे रिप्लेस कर दिया गया, और आज 31,000 से भी ज्यादा LHB कोचेस बनाए जा चुके हैं, ICF, RCF और MCF तीनों में मिलाकर, जो देश भर की सारी ट्रैक्स में दौड़ते हैं। अर्ली 2000 में मेट्रो ट्रेन पॉपुलर होने लगी, जिससे नई EMUs की डिमांड 7वें आसमान पर जा पहुंची। दिल्ली मेट्रो इसका एक कैटलिस्ट बना, जिसकी सफलता से देश भर में मेट्रो सिस्टम्स अंकुरित होना शुरू हुए। इसीलिए कई कंपनीज को इन्हें बनाने के कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने लगे, जिसमें कई जॉइंट वेंचर्स भी शामिल थे इंटरनेशनल कंपनीज के साथ, जैसे जापान की मित्सुबिशी, कोरिया की Hyundai Rotem और फ्रांस की एस्टम वगैरह। इंडियन कंपनीज इनके साथ टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप्स बना पाई और नई टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट करने में सफल रही। 2012 में यूपी में रायबरेली के पास मॉडर्न कोच फैक्ट्री MCF को एस्टैब्लिश किया गया, ताकि वो बढ़ती कोचेस की डिमांड को पूरा करने में मदद पहुंचाए। मॉडर्न नीड्स के लिए काफी टाइम से ही मॉडर्न ट्रेन्स बनाने की बात चल रही थी देश में। ऐसी ट्रेन्स जो ज्यादा कंफर्टेबल, फास्ट और फुली एयर कंडीशनड हो। पहले तो इन्हें इंपोर्ट करने का सोचा गया, लेकिन जब ICF ने गवर्नमेंट को विश्वास दिलाया कि वो इससे आधी कॉस्ट में खुद ही डेवलप कर पाएंगे, तो गवर्नमेंट ने उन्हें एक प्रोटोटाइप बनाने को कहा। उनके पास इतना तो एक्सपीरियंस था कोचेस और EMUs बनाने का कि उन्होंने ये चैलेंज लिया और इस पर काम तेजी से शुरू किया। ये ऐसी पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन बनाना कोई आसान काम नहीं था, जो ICF ने कई एजेंसीज और कंपनीज के साथ मिलकर इसे डेवलप किया, जिसमें इनके इंजीनियर्स की कमर तोड़ मेहनत लगी। 2018 में इसका प्रोटोटाइप बनकर तैयार था और ट्रायल्स में ये देश की फास्टेस्ट ट्रेन बनकर उभरी, जो 180 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ने की काबिलियत रखती थी। इन सफल ट्रायल्स के बाद इसे अगले साल पहली बार दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाया गया वंदे भारत नाम से। इसने 8 घंटे में ये सफर पूरा किया, 130 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड के साथ, और एक नया चैप्टर लिख दिया इंडियन रेलवेज में। तब से आज तक 66 रूट्स में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को चलाना शुरू किया जा चुका है देश के कोने कोने तक।
तक। ICF कैसे वंदे भारत ट्रेन सेट्स और दूसरे कोचेस को बनाती है, उसका एक्सक्लूसिव टूर करने का मौका मिला हमें ICF की फैक्ट्री चेन्नई में। हाय गाइस, वेलकम टू ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। ये इंडिया का लार्जेस्ट पैसेंजर कोच मैन्युफैक्चरर है, जहाँ पे हर टाइप के कोचेस बनते हैं इंडियन रेलवेज के लिए। आज हमारे पीछे है वंदे भारत ट्रेन्स। वंदे भारत ट्रेन्स पूरी यहीं पर बनाई जाती हैं स्टार्टिंग से एंड तक। तो आइए हम थोड़ा देखते हैं। हर साल 4000 से ज़्यादा कोचेस बनते हैं और इंडिया के अलावा 10 और कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। जैसे ये तो अभी हम वंदे भारत देख सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल कोचेस होते हैं इंडियन रेलवेज़ के, जो LHB कोचेस होते हैं, जैसे आपकी शताब्दी हो गई, एक्सप्रेस ट्रेन हो गई, मेल ट्रेन हो गई, वो सब भी यहीं पे मैन्युफैक्चर होती हैं। एक वंदे भारत कोच के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, आइए उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर वंदे भारत ट्रेन जो है फाइनल फर्निश होती है। देखो आओ, यहाँ पे 3x2 सीटिंग अरेंजमेंट में जो है चेयर्स लग चुकी हैं। फाइनल बस पॉलिशिंग और पेंटिंग का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं इधर उधर, यहाँ पे सब रैक्स जहाँ पे बैगेज रखे जाते हैं वो सब रेडी हैं। बस जो सीट्स हैं उनके ऊपर भी प्लास्टिक कवर्स रखे हैं। अभी ये बस फाइनल होने वाली है, लाइटिंग वगैरह का काम रह गया है। ये है सेंटर में जो ट्रे टेबल्स वगैरह सब इंस्टॉल हो चुकी है। और ये जगह है फाइनल फर्निशिंग वाली। यहाँ पे सब जो चार्जिंग पॉइंट्स हैं वो सब अवेलेबल हैं, सब कुछ है। बस इसके बाद इसको फाइनल एक टेस्टिंग होगी, जिसके बाद इसको चला दिया जाएगा। हमें वंदे भारत की एक इनॉग्रल ट्रेन जो चेन्नई से नागरकोइल तक जा रही थी, उसमें भी ट्रैवल करने का मौका मिला। ये साउथ इंडिया की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट वंदे भारत जर्नीज है, उसे हमने अंदर से कवर किया है। हेलो गाइस, हम हैं वंदे भारत की इनॉग्रल ट्रेन में जो चल रही है चेन्नई से नागरकोइल तक। ये 700 किलोमीटर लंबी है, जिसमें 130 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड है कुछ सेक्शंस में। चेन्नई के इग्मोर स्टेशन से शुरू होकर ये नागरकोइल तक जाएगी, जो कन्याकुमारी के पास पड़ता है। वंदे भारत का मेन रोलिंग स्टॉक है जो ICF में बना है। ये दो कोचेस को कनेक्ट करने का बीच वाला एरिया है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि हिल नहीं रहा, बहुत स्मूथ है। आइए, अभी हम रास्ते में हैं, नागरकोइल जा रहे हैं। तो देखो, ये हमें पैम्फलेट दिया है। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टेशन हैं। सीट देखो, सीट बहुत ही वेल मेड है। इसके अलावा यहाँ पर ट्रे टेबल्स भी है। यहाँ पे ये स्टेशंस के नाम भी है, स्क्रीन है साइड पे। स्पीड देखो, स्पीड 109 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही है। नेक्स्ट स्टॉप 42 किलोमीटर्स में आएगा। तो ये सारी डिटेल्स साथ साथ भी आती रहती हैं। ये न्यू फीचर है जो पहले नहीं होता था। अब ये कोच देखिए, E2 कैसा कोच है, और सारे बैग्स की जगह है, अच्छी खुली चेयर्स है, मतलब पूरी स्पेस है। और अगर हमने चेयर घुमानी है तो अब ये नीचे इस पे पेडल पे क्लिक करके आप चेयर को घुमा भी सकते हैं, देखिए ऐसे, और पूरा उल्टा कर सकते हैं 180 डिग्री। तो ये सब है, बहुत ही अच्छा सफ़र है, मज़ा आ गया। ये तो हो गई वंदे भारत की बात। अब दूसरे ट्रेन सेट्स की बात करते हैं। वंदे भारत के अलावा दिल्ली से मेरठ के बीच बन रही RRTS या रैपिड एक्स की ट्रेन्स नमो भारत नाम से डेवलप की जा रही हैं एल्स्टम द्वारा। वैसे तो 2020 में NCRTC जो इसे बनवा रही है, उसने बॉम्बार्डियर को इसको बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जो 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सके। लेकिन अगले साल जब बॉम्बार्डियर को एल्स्टम ने खरीद लिया तो ये प्रोजेक्ट भी उनके अंडर चला गया। इसको डिज़ाइन किया उन्होंने अपने हैदराबाद इंजीनियरिंग सेंटर में और सावली गुजरात में अपनी फैक्ट्री में बनाना शुरू किया। ये ट्रेन्स RRTS के साथ मेरठ मेट्रो में भी चलेंगी। इसके ऊपर भी हमारी वीडियो आने वाली है जल्दी, जिसमें हमें इसके लॉन्च पर जाने का मौका मिला दुहाई डिपो गाजियाबाद में। हेलो, वेलकम। आज मेरठ मेट्रो की शुरुआत हो रही है। ये अनवीलिंग है इसकी। मेन ट्रेन ये है। मेरठ मेट्रो को NCRTC ऑपरेट करेगी। 11,500 करोड़ रुपए में बनाया गया है रूट। ये RRTS लाइन के साथ चलेगी, मेन लाइन के साथ 100 किलोमीटर पर आवर पर। ये तो मेन हाई स्पीड ट्रेन सेट्स की बात हो गई, लेकिन जो अभी बुलेट ट्रेन बनाई जा रही है मुंबई से अहमदाबाद के बीच, उसमें E5 सीरीज शिंकानसेन ट्रेन सेट इस्तेमाल होंगे। शुरुआत में इन्हें इंपोर्ट किया जाएगा जापान से, जो हिताची रेल और कावासाकी हैवी इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करती है। फिर धीरे धीरे इसे इंडिया में ही बनाने का काम भी शुरू हो जाएगा। ये होने के बाद ही इंडिया उन टॉप के कुछ देशों की लिस्ट में आ जाएगा जहां अपनी खुद की हाई स्पीड ट्रेन बनाई जाती हैं। इस इंडस्ट्री में इनोवेशन कभी रुकती नहीं, टेक्नोलॉजी ग्रेजुअली और एडवांस होती रहती है।
है, जिससे अब बुलेट ट्रेन्स के बाद मैगलेव ट्रेन्स बननी शुरू होंगी जो इससे भी तेज होंगी। इन ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजीज को दुनिया की कुछ जानी मानी कंपनीज अंजाम देती हैं, जैसे सीमेंस, ह्यूंडई, हिटाची, कावासाकी, एल्स्टॉम वगैरह। सीमेंस एक जर्मन कंपनी है जिसकी एक सब्सिडरी रोलिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। इनके प्रोडक्ट्स में शामिल है शंघाई की मैगलेव ट्रेन, जो भी फास्टेस्ट कमर्शियल ट्रेन है दुनिया में। इसके अलावा सीमेंस ने बॉम्बार्डियर और एल्स्टॉम के साथ मिलकर कई दूसरे प्रोजेक्ट्स में साथ में काम किया है। बॉम्बार्डियर एक कैनेडियन ट्रांसपोर्टेशन कंपनी थी जिसे 2021 में फ्रेंच कंपनी एल्स्टॉम ने खरीद लिया। बॉम्बार्डियर ने दिल्ली मेट्रो की येलो और ब्लू लाइंस के लिए EMUs भी बनाए थे बिकने से पहले, जो अभी भी चलते हैं। आज एल्स्टॉम दुनिया की सबसे बड़ी रोलिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरर में से एक बन चुकी है, दुनिया भर में फैले उनके ऑपरेशंस की वजह से। 1981 में फ्रांस की हाई स्पीड रेल ट्रेन और ग्राउंड विटेस यानी TGV को एल्स्टॉम ने ही बनाया था, जो 320 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड से दौड़ सकती थी। जापान की बुलेट ट्रेन के बाद ये दुनिया की दूसरी सबसे तेज हाई स्पीड रेल बनी और अपनी स्पीड को वो बढ़ाते रहे हैं नए मॉडल्स के साथ। इसके अलावा इन्होंने जर्मन हाई स्पीड रेल आइस यानी इंटरसिटी एक्सप्रेस पर भी काम किया है सीमेंस के साथ मिलकर, और इनके वेलेरो ट्रेन सेट्स आज स्पेन, रशिया, चाइना और जर्मनी में चलते हैं। ह्यूंडई रोटम एक कोरियन मैन्युफैक्चरर है जिसकी पेरेंट कंपनी गाड़ियां भी बनाती है। इन्होंने कोरियन ट्रेन एक्सप्रेस के EMUs बनाए हैं जिनके मॉडर्न मॉडल 420 किलोमीटर पर आवर से भी तेज दौड़ सकते हैं, दुनिया में चौथी फास्टेस्ट। इसके अलावा ह्यूंडई के जॉइंट वेंचर्स हैं दुनिया भर में जो उनके लिए रैपिड ट्रांजिट सिस्टम्स के रोलिंग स्टॉक्स को बनाने का काम करते हैं, जैसे इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और USA वगैरह। दिल्ली मेट्रो की रेड, येलो और ब्लू लाइंस का ओरिजिनल रोलिंग स्टॉक ह्यूंडई रोटम, मित्सुबिशी और BEML के जॉइंट वेंचर ने बनाया था। इन्होंने ही फिर बाद में मिलकर ग्रीन लाइन और वायलेट लाइन के रोलिंग स्टॉक को भी बनाया। हिताची, कावासाकी और मित्सुबिशी तीनों ही जापानीज कॉन्ग्लोमरेट्स हैं जो रेलवे मैन्युफैक्चरिंग के अलावा दूसरे बिजनेसेस में भी शामिल हैं। इनके कई टाइप्स के प्रोडक्ट्स बिकते हैं मार्केट में। हिताची और कावासाकी मिलकर दुनिया की पहली हाई स्पीड रेल जापानीज शिंकानसेन का ज्यादातर रोलिंग स्टॉक शुरुआत से ही बनाती आ रही हैं, और अब इंडिया की पहली हाई स्पीड ट्रेन भी वही बनाने वाले हैं। ये ना सिर्फ जापान के सबसे बड़े रेल मैन्युफैक्चरर्स में आते हैं, बल्कि इन्हें हाई स्पीड रेल का पायनियर भी कहा जा सकता है। अपनी एक्सपर्टीज को यूज करके उन्होंने कई देशों में हाई स्पीड रेल इंप्लीमेंट करने पर भी काम किया है, जैसे ताइवान, चाइना और ब्रिटेन की हाई स्पीड ट्रेन। इसके अलावा कुछ रैपिड ट्रांजिट सिस्टम्स में भी उन्होंने अपना योगदान दिया है, जैसे टोक्यो मेट्रो और सिंगापुर MRT पर। इनकी बनाई ट्रेन दौड़ती हैं इन नेटवर्क्स पर। अब इंडिया जिस स्टेज पर है रेलवे मैन्युफैक्चरिंग में, तो वो दिन दूर नहीं जब इंडियन PSUs जैसे ICF वगैरह या फिर कोई इंडियन प्राइवेट कंपनी अपनी फैक्ट्री में हाई स्पीड ट्रेन डेवलप और मैन्युफैक्चरिंग कर रही हो स्टार्टिंग से, ना सिर्फ देश में इस्तेमाल होने के लिए बल्कि दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने के लिए भी। इंडिया में अंडर कंस्ट्रक्शन बुलेट ट्रेन के बारे में जानने के लिए वीडियो कार्ड पर क्लिक करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।